दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जीके के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे भूगोल का भाग 1। इसमें हम भूगोल के अर्थ, परिभाषा, प्रारंभ और विकास तथा ब्रह्मांड और सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था, जो कि एक ग्रीक विद्वान था। दोस्तों भूगोल शब्द जो है ये जियोग्राफी का हिंदी अनुवाद है और जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा यानी यूनानी भाषा के दो मूल शब्दों जियो जिसका अर्थ पृथ्वी होता है और ग्रैफोस यानी वर्णन से बना है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। तो याद रखिएगा, सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था और भूगोल का जो इंग्लिश है जियोग्राफी, ये दो ग्रीक शब्दों जियो और ग्रैफोस से बना है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। दोस्तों भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। और देखिए हिकैटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन में सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ था। भूगोल की दो मुख्य विचारधाराएं थीं। एक तो संभववाद, याद रखिए, संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। ये संभववाद की मान्यता है और संभववाद के प्रमुख समर्थकों में वाइडिल डी लाब्लास और फैब्रे है। दूसरी विचारधारा निश्चयवाद है। दोस्तों निश्चयवाद में ये माना जाता है कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं, इसलिए मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर, रैटजेल, एलन सैम्पुल और हंटिंगटन आदि हैं। आइए भूगोल के जनक, गणितीय भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि इन सभी का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया है। तो दोस्तों भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहते हैं। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहते हैं। और दोस्तों गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स और एनेक्जिमेंडर हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम था, याद रखिएगा, मार्टिन बैहम विश्व ग्लोब का निर्माता था। और विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्जिमेंडर थे। भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्रैबो हैं। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों भूगोल की कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं भूगोल को जानने और समझने के लिए। देखिए, पहली परिभाषा स्ट्रैबो की है जो कहते हैं कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो ये स्ट्रैबो की परिभाषा है। कैलेडियस टाल्मी ने कहा है कि दोस्तों भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। और एक कार्ल रिटर द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसमें वो कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। आर्थर होम्स ने कहा है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो ये तो था भूगोल का सामान्य परिचय। अब आइए ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सी तक के सम्मिलित स्वरूप के योग को ब्रह्मांड कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, इनके बारे में जान लेते हैं।
एक तो है महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी, इसको एब जॉर्ज लेवेंटियर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, इसको थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा और स्फीति सिद्धांत एलन गुथ के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और ये सभी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो बिग बैंग थियरी या महाविस्फोट सिद्धांत है, ये सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा किया गया था। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। और अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग कहा जाता है। और इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए और इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ जो है बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट या बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी और महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब बाद यानी आज से 4.5 अरब पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ होगा, जिसमें ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से बिग बैंग परिघटना के ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। और इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब नामक जो है अनुसंधान में इसकी पुष्टि की है। दोस्तों, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन और आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, नासा ने 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि के लिए मैप परियोजना यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब का शुभारंभ किया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है और 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 में निधन के बाद उनके सम्मान में मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब रखा गया है। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको शॉर्ट में सर्न कहा जाता है, इसने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। और इसमें प्रोटॉनों बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया और हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान ही ब्रह्मांड के रहस्य इसी में छिपे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है और इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है और ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं तो आप जान लीजिए, मंदाकिनी या गैलेक्सी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है और जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा यानी मिल्की वे कहा जाता है।
अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है और इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। दोस्तों, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी या गैलेक्सी ड्वार्फ मंदाकिनी है। निहारिका किसे कहते हैं? तो निहारिका या नेबुला दोस्तों एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। निहारिका में याद रखिएगा धूल और गैसों के बादल होते हैं। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिनमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर या कृष्ण छिद्र बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर मृत तारे माने जाते हैं और यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम और आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। दोस्तों, निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादल का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। और निहारिका की उत्पत्ति दोस्तों ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका के कुछ प्रकार देख लेते हैं। उत्सर्जन निहारिकाएं ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं, जैसे चील और झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएं तो ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं, जैसे प्लेइडेस निहारिका। श्याम निहारिकाएं तो ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। ग्रहीय निहारिकाएं तो इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है और इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ओरियन नेबुला तो हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है और तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हम भौतिक ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद आइए सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम को जानते हैं। सोलर सिस्टम में इस वीडियो में हम केवल सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंडों के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो सौर मंडल क्या है दोस्तों? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्यमान का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है और सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। प्लेनेमस सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। तो सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। आइए सूर्य के बारे में इस वीडियो में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों, सौरमंडल का प्रधान या मुखिया सूर्य है। ये हमारी मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है और ये दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है और इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय जो है वो 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मॉस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। सूर्य क्या है? तो दोस्तों सूर्य जो है वो गैसों का गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड या कोर कहलाता है जिसका ताप 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंस बेथ एक विचारक हैं, इन्होंने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, यानी सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को दोस्तों फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहा जाता है। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं और ये लाल रंग का होता है।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। ये सूर्य का बाह्यतम परत है और सूर्य किरीट एक्स-रे यानी एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है और आप जान लीजिए सूर्य की उम्र जो है वो 5 बिलियन वर्ष है। दोस्तों ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बदलते दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसको जियोसेंट्रिक थियरी या भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखिए पोलैंड के निवासी निकोलस कापरनिकस, जिनका समयकाल 1473 से 1543 है, इसमें उन्होंने दर्शाया कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इसलिए सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत या हेलियोसेंट्रिक थियरी कहते हैं। 16वीं शताब्दी में टाइबो ब्रेह के सहायक जोहानस केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, लेकिन इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई और सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस तरह सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। दोस्तों केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है वो दीर्घाकार है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय बहुत अधिक है, 10⁻11 वर्ष, जो कि बहुत अधिक होता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला या जो सौर लपट होती है वो उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे या चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक ये धब्बा पड़ता है और बाद के 11 वर्षों तक ये धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई देता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात या मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास कितना है तो देखिए 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यातप का केवल 2 अरबवां भाग ही मिलता है। दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य या मिडनाइट सन का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना और मध्य रात का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो लूसेंट जीके के अंतर्गत भूगोल का पहला भाग। इसमें हमने भूगोल का अर्थ, परिभाषा, प्रारंभ, भूगोल की विभिन्न शाखाएं, उनके प्रारंभकर्ता, ब्रह्मांड और सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अगले भाग में हम सौरमंडल के ग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।